हेलो स्टूडेंट, सीजी शिक्षा में आपका स्वागत है। मैं कांची के शर्वानी आज आपको पढ़ाऊंगी कक्षा 12वीं अध्याय जीव विज्ञान। अध्याय है आपका 11 जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग? जीन की अभियांत्रिकी के बारे में पढ़ेंगे। जीन का पुनर्योगेज जो होता है उस टॉपिक को इसमें हम लोग जानेंगे। अगर हम लोग जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे इस लेसन का, तो इसमें क्या बताया गया कि जीन अभियांत्रिकी ऐसा चीज़ है जिसमें जीन का अनुवांशिक संगठन, अनुवांशिक पदार्थ, आणविक संरचना जो होता है, उसके कार्य करने की क्षमता, उसमें द्विगुणन की क्षमता, उनकी प्रकृति, जो जीन की जो पूरी रचना होती है उसको कैसे चेंज किया जा सकता है, उसके बारे में इस लेसन में हम लोग पढ़ेंगे, जिसको क्या बोलते हैं? जीन अभियांत्रिकी कहते हैं। इससे नए सिरे से जीन को भी हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। इसकी अगर आधारशिला देखेंगे तो इसको बर्ग नामक वैज्ञानिक ने रखी थी 1972 में। जैसे SV14 नामक जीन कोलेम्डा फेज की सहायता से जीवाणु कोशिका में स्थानांतरित करने में सफलता प्राप्त की थी। बर्ग को ही क्या बोला जाता है? अभियांत्रिकी का पिता कहा जाता है। जीन अनुवांशिकी अभियांत्रिकी का पिता कहा जाता है। अनुवांशिक अभियांत्रिकी के अगर आणविक जीव विज्ञान में खोज देखेंगे तो दो महत्वपूर्ण खोज साबित हुए। पहला है जीवाणुओं में प्लाज्मिड की खोज। जीवाणु जो है उनमें प्लाज्मिड की खोज जो स्वतंत्र रूप से द्विगुणन कर सकते हैं, ऐसे प्लाज्मिड जो स्वतंत्र रूप से द्विगुणन कर सकते हैं। और दूसरा खोज है रेस्ट्रिक्शन। एंडोन्यूक्लिएज जो है उनकी एंजाइम की खोज जो डीएनए को निश्चित लंबाई के खंडों में काट सकते हैं। जो डीएनए होता है, एंजाइम की खोज जो डीएनए को क्या करता है? निश्चित लंबाई या खंडों में काट सकता है। अगर एंजाइम की खोज इस एंजाइम की खोज किसने की थी? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की खोज किसने की थी? आबरनाथन एवं स्मिथ ने सन 1970 में की थी। इनको 1978 में इसके लिए नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। फिर 1973 में कोहेन और बायर ने एक बाहरी जीन्स को इसिचेरिचिया कोलाई जीवाणु में प्लाज्मिड पर जोड़कर अनुवांशिकी अभियांत्रिकी तथा जीन मैनिपुलेशन की अवधारणा को और स्ट्रॉन्ग किया। उसके बाद अगर देखेंगे तो जो प्रेजेंट में अनुवांशिकी अभियांत्रिकी का उपयोग है वो अनुवांशिकी विज्ञान की शाखा के रूप में विकसित हो रहा है। इसका उद्देश्य क्या है कि अनुवांशिक पदार्थ होता है जैसे कि डीएनए, आरएनए, तो उसमें क्या होता है? स्वेच्छा से हम लोग काट छाट कर सकते हैं, मरम्मत कर सकते हैं अथवा सुधार या फिर परिवर्तित कर सकते हैं। अगर अनुवांशिकी अभियांत्रिकी की परिभाषा को देखेंगे तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें डीएनए के अणु अथवा जीन्स में निहित प्राकृतिक कमियों को उन्मूलन तथा विशिष्ट जीन को स्वेच्छा से जीन तकनीक के द्वारा परिवर्तित या विकसित करके गुणसूत्रों में प्रत्यारोपित किया जा सकता है। अगर अनुवांशिकी अभियांत्रिकी का उद्देश्य देखेंगे तो किसी भी जो जीव में गड़बड़ी होती है अनुवांशिक पदार्थ के कारण, तो उसको प्रतिस्थापित करना, गलत जो क्षारक क्रम लगा होता है उसको क्या करना? चेंज करना और रोग जो होता है उससे निदान प्रदान करना। अगर मनुष्य में हीमोग्लोबिन बनाने वाले जीन में केवल एक क्षारक के प्रतिस्थापन होता है जिससे सिकल सेल एनीमिया रोग होता है, इसे क्या करते हैं? अनुवांशिकी अभियांत्रिकी से ठीक किया जा सकता है। जो विभिन्न वांछित गुण होते हैं उनमें पादप और जंतुओं को उत्पन्न करना, आर्थिक रूप से जीव जो होते हैं पौधे जंतु में स्थिर जीनोम का मैपिंग करना, मनुष्य में पाए जाने वाले विभिन्न रोग हैं उनको डायग्नोस्टिक किट का निर्माण करना, संक्रामक रोग के लिए अधिक प्रभावशाली बनाना, विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों में से क्या करना? सूक्ष्म जीवों के चिकित्सीय रूप से बचाना, पालतू जानवर जो होते हैं उनमें विभिन्न प्रजातियों का विकास करना, अपने अनुसार नस्लों का, परिवर्तित जीवों का विकास करना, आनुवांशिक रूप से परिवर्तित भोज्य पदार्थ को विकसित करना, रोग के प्रति जो रोग और कीट प्रतिरोधी फसल होते हैं उसको उत्पन्न करना, सूखा, लवणता और अन्य अतिकारकों के लिए प्रतिरोधी किस्म को तैयार करना, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग द्वारा अपराधियों की पहचान और पैतृक संबंध में अड़चन का समाधान जो होता है उसके द्वारा होता है, जीवों की उत्पत्ति और विकास की प्रक्रिया को समझना, विभिन्न प्रकार के फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण को विकास करना। अगर पुनर्योगेज देखेंगे डीएनए का और संपूरक डीएनए में अंतर देखेंगे तो क्या होता है? डीएनए जो होता है ये पुनर्योगेज डीएनए है या संपूरक डीएनए। आरडीएनए जो होता है वो पुनर्योगेज होता है और सीडीएनए जो होता है वो संपूरक होता है। जो आरडीएनए होता है वो 2 सूत्र युक्त होता है और सीडीएनए जो होता है एकल सूत्रीय होता है। डीएनए जो होते हैं वो 2 विभिन्न जीवों के डीएनए से बना होता है। इसके निर्माण में केवल एक जीव के डीएनए की आवश्यकता पड़ती है। आरडीएनए जो होता है इसके निर्माण हेतु डीएनए लाइगेज की आवश्यकता होती है, ठीक है। और सीडीएनए होता है इसके लिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है जो कि एमडीएनए के ऊपर सीडीएनए से बनता है।
रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी, डीएनए पुनर्योगित तकनीक जो है वो क्या होता है देखते हैं। आनुवांशिकी अभियांत्रिकी की यह बहुत महत्वपूर्ण तकनीक होती है। इसके द्वारा क्या होता है, जो डीएनए होता है उसमें ऐच्छिक खंड को लेकर दूसरे जीव के डीएनए से एक्सचेंज कर देना, शरीर के बाहर परख नली की सहायता से इसको एक्सचेंज करना या जोड़ना क्या कहलाता है, डीएनए पुनर्योगेश तकनीक। ऐसे डीएनए को पुनर्योगेश डीएनए अथवा रिकॉम्बिनेट डीएनए कहते हैं। इस डीएनए को किसी दूसरे शरीर के इच्छित जीव के ऊपर शरीर में पहुंचाया जाता है और इच्छित गुण को विकास करता है, जो इच्छित गुणों को विकास करता है। और इसमें क्या होता है, रूपांतरित कोशिकाओं में लगातार विभाजन होता है, जिससे क्या होता है, ये नई कोशिकाओं में स्थानांतरण के फलस्वरूप पहुंच जाता है। इस प्रकार जो जीन सेट होती है उनकी जो लगातार संख्या है उनमें वृद्धि होती रहती है। यह क्रिया क्या कहलाती है, जीन क्लोनिंग कहलाती है। क्या कहलाती है, जीन क्लोनिंग। डीएनए पुनर्योगेश तकनीक में डीएनए का उपयोग बाहरी जीन के रूप में किया जाता है, उसे दाता जीव कहते हैं। और प्राप्त डीएनए अथवा जो डीएनए जो दूसरे डीएनए में जोड़ने का कार्य होता है उसको पुनर्योगेश डीएनए कहते हैं। इस तकनीक में जीवाणुओं में पाए जाने वाले प्लाज्मिड अथवा विषाणु डीएनए का उपयोग वाहक के रूप में किया जाता है, कैरियर के रूप में। इसका उपकरण क्या क्या होता है, तो एक मूल उद्देश्य जो है वो डीएनए अथवा जीन को एक दूसरे जीनोम के साथ जोड़कर किसी अन्य जीव में स्थानांतरित करना होता है। तो इसके लिए वह डीएनए जिसे वेक्टर के द्वारा अन्य जीवों के जीनोम तक पहुंचाना जाता है उसे फॉरेन डीएनए कहते हैं। क्या बोल रहे हैं कि देखो, हम लोगों को किसी डीएनए का खंड को दूसरे जीव के शरीर के डीएनए में एडजस्ट करना है, लगाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो जिस खंड को लेंगे और उसको वाहक के द्वारा दूसरे जीव तक पहुंचाएंगे उसको क्या बोलेंगे, फॉरेन डीएनए बोलते हैं। ठीक है, ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला है संपूरक डीएनए, दूसरा है संश्लेषित डीएनए और तीसरा होता है रैंडम डीएनए। तो संपूरक डीएनए किसे कहते हैं, संपूरक डीएनए या कॉम्प्लीमेंट्री और सीडीएनए भी कहा जाता है। इस डीएनए को रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम तथा एमआरएनए टेम्पलेट पर तैयार किया जाता है। इस डीएनए को पृथक करके डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम द्वारा इसका दूसरा स्ट्रैंड तैयार किया जाता है। अगर संश्लेषित डीएनए देखेंगे, सिंथेटिक डीएनए, तो इस डीएनए को डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की सहायता से स्वतंत्र न्यूक्लियोफॉस्फेट किसे स्वतंत्र न्यूक्लियोफॉस्फेट से तैयार किया जाता है, जिसको खोरानट एवं सहयोगियों ने 1965 में इसे चरिचिया कोलाई की कोशिकाओं में संश्लेषित करके तैयार किया था। रैंडम डीएनए यह किसी जीव का गुणसूत्र युक्त डीएनए होता है जिसमें रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियो एंजाइम द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया जाता है। फिर है दूसरा आपका रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। ये क्या होता है कि ये एक विशिष्ट प्रकार का एंजाइम होता है जो डीएनए के विशिष्ट स्थानों को पहचान कर उनको टुकड़ों के रूप में तोड़ देते हैं। ये एंजाइम क्या करता है, बने जो खास क्रम होते हैं जहाँ पे वो टूटने का क्रम होता है उसको पहचानता है और उसमें रिकॉन्जिनेशन स्थल कहलाते हैं। जो जिसको पहचान होता है इसको रिकॉन्जिनेशन स्थल कहते हैं, साइट कहते हैं। इस स्थलों में डीएनए पैलिंड्रोम प्रकार का होता है। पैलिंड्रोमिक मतलब जो दोनों स्ट्रैंड क्षारकों के क्रम में दोनों ओर से पढ़े जाने पर उसी प्रकार का एक समान दिखाई देता है। मतलब ऐसे भी देखेंगे और ऐसे भी देखेंगे, जिसका सीक्वेंस ऐसे भी होगा और ऐसे भी होता है, एक समान होता है। इस प्रकार के शब्द को क्या बोलते हैं, अंग्रेजी के अल्फाबेट, जैसे कि मैडम MADAM, अगर इस साइड से भी पढ़ेंगे तो वही होगा, इस साइड से भी पढ़ेंगे तो एक समान लगाएगा। इसको क्या बोलते हैं, उल्टे तथा सीधे रूप से एक समान होते हैं अल्फाबेट के समान। ठीक है, तो जो रिकॉन्जिनेशन साइट होता है और मेन एक्सिस होता है वहां से ये टूटता है और फिर आपका क्लोनिंग वेक्टर। प्रत्येक जो आनुवांशिक पदार्थ होते हैं उसमें, प्रत्येक जो कोशिका होते हैं उनमें बाह्य जो आनुवांशिक पदार्थ होते हैं उनको नष्ट करने की क्षमता पाई जाती है। तो हम लोग किसी भी कोशिका में बाहर का जो फॉरेन डीएनए होता है उसको सीधे प्रवेश नहीं करा सकते। पहले इसको किसी वाहक या वेक्टर के रूप में जोड़ा जाता है, उसके बाद इसको प्रवेश कराया जाता है। एक आदर्श क्लोनिंग वाहक जो होता है उसमें क्या क्या होता है, द्विगुणन की क्षमता होनी चाहिए, अणुभार कम होना चाहिए जिससे दूसरा जो अणुभार हो उसको जोड़ सके। वाहक का विलगन या शुद्धिकरण आसान होना चाहिए। विलगन मतलब अलग होने की जो शक्ति होती है वो आसानी से होनी चाहिए। पोषक कोशिका जो होती है वो अंदर वाहक और रिकॉम्बिनेट डीएनए का विशिष्टीकरण नहीं होना चाहिए। आनुवांशिक अभियांत्रिकी में प्रमुखता निम्न प्रकार के क्लोनिंग वाहकों का उपयोग होता है। कौन कौन से, तो पहला है प्लाज्मिड, यह जीवाणु में पाए जाने वाला अतिरिक्त गुणसूत्रीय आनुवांशिक पदार्थ है। क्या है, जीवाणु जो होते हैं उसमें पाए जाने वाला
एक्स्ट्रा जो अनुवांशिक पदार्थ होता है उसको प्लाज्मेट कहते हैं। यह गुणसूत्र से छोटा होता है जिसमें स्वतः द्विगुणन की क्षमता पाई जाती है। इसी एरिचिया कोलाई जीवाणु में पाए जाने वाला प्रमुख होता है प्लाज्मिड। इसमें क्या होता है, इस एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेरेसियंस जो होता है नामक जीवाणु में टी आई प्लाज्मिड पाया जाता है। इसका उपयोग पादप अनुवांशिक अभियांत्रिकी में बड़े पैमाने के रूप में होता है। देखो किस प्रकार का होता है, इसी एरिचिया कोलाई का क्लोनिंग वाहक जो होता है प्लाज्मिड। नेक्स्ट है आपका विषाणु। कुछ विषाणु जो होते हैं वो पोषक कोशिका के लिए लाइसोजेनिक, इसी एरिचिया कोलाई का क्लोनिंग वाहक PBr322 लाइसोजेनिक प्रकार का जीवन चक्र प्रदर्शित करते हैं, जिसमें पोषक कोशिकाओं के लिए क्या होता है, हानिकारक नहीं होते। इनके अनुवांशिक पदार्थ पर बाहरी जीवों को जोड़ा जा सकता है जो क्या करते हैं, संक्रमण करते हैं, तो उसके अनुवांशिक पदार्थ के साथ बाहरी जीन भी पोषक में प्रविष्ट हो जाते हैं। जीवाणु भोजियों का उपयोग जीवाणुओं में कॉलीफ्लावर मोजेक वायरस का उपयोग, पौधों में सिमिनियन वायरस, प्रोटीन का उपयोग, चूहों में हर्पिस तथा एडिनो वायरस का उपयोग मनुष्य के अनुवांशिक अभियांत्रिकी में किया जाता है। नेक्स्ट है आपका कॉस्मिड या फेजमिड्स। कॉस्मिड जो होते हैं वह विशेष प्रकार के क्लोनिंग वाहक होते हैं जिनका आकार जो होता है वो छोटा होता है और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम द्वारा काटते हैं जब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के माध्यम से, तो आसानी से किनारों से कट जाता है। ठीक है, इनके दोनों किनारे पर कोहेसिव क्रम अथवा 55 एकल क्षार क्रम उत्पन्न होते हैं। फेजमिड जो होता है एक संयुक्त वाहक है जिसे जीवाणु में पाए जाने वाले प्लाज्मिड एवं जीवाणु भोजी के डीएनए को मिलाकर बनाया जाता है। ये mRNA और cRNA का निर्माण का पिक्चर है। फिर आपका कृत्रिम गुणसूत्र, इनका उपयोग स्तनधारी के अनुवांशिकी अभियांत्रिकी में खासकर ज्यादा होता है। ये यूकैरियोटिक गुणसूत्रों को नॉन कोडिंग भाग जैसे कि टीलोमियर्स को जोड़ दिया जाता है और बनाया जाता है। इन जीवाणुओं में BAC बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ईस्ट में YAC ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम एवं स्तनधारियों में MAC मैमेलियन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम कहा जाता है। फिर टेक पॉलीमरेज, यह एक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है जो थर्मस एक्टिकस में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, थर्मस एक्टिकस में। यह 72 सेंटीग्रेड से अधिक तापक्रम पर भी क्रियाशील होता है। इसका उपयोग पॉलीमरेज चेन की अभिक्रिया में होता है जिसकी सहायता से डीएनए की संख्या में वृद्धि की जा सकती है। फिर आपका नेक्स्ट रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इस एंजाइम की सहायता से आरएनए से डीएनए बनाया जाता है। क्या करते हैं, आरएनए के डीएनए का निर्माण होता है। इसे खोजेरेट्रो वायरस में टेनिन तथा बाल्टीमोर द्वारा की गई थी। इस प्रकार के डीएनए को कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए या फिर cDNA कहते हैं। फिर है कृत्रिम जीन्स। अनुवांशिक अभियांत्रिकी में जीन्स को एक तंत्र से दूसरे जैविक तंत्र में प्रविष्ट कराया जाता है, अतः जीन्स जो होते हैं वो अनुवांशिक अभियांत्रिकी के लिए महत्वपूर्ण पदार्थ है। ये स्वयं जीन से प्राप्त होता है और कृत्रिम विधियों द्वारा न्यूक्लियोटाइड्स की सहायता से बनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका डीएनए लाइगेज, इसका उपयोग दो खंडों को जोड़ने के लिए किया जाता है डीएनए के। फिर नेक्स्ट है आपका एल्कलाइन फॉस्फेटेज, डीएनए के 5 किनारे में फॉस्फेट समूह को हटाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट है आपका पुनर्योजन डीएनए तकनीक के चरण। कौन कौन से चरणों से पुनर्योजन जो है वो सफल होता है, देखते हैं। जो डीएनए होता है जो वांछित गुण वाले डीएनए से युक्त हो को एंजाइम की सहायता से वेक्टर डीएनए से जोड़कर किसी अन्य जैविक तंत्र में प्रविष्ट कराया जाता है। परंतु ये सारे कार्य तब तक अधूरे होते हैं जब तक बाहरी जीन जो होता है वो पोषक जीव में अपना पदार्थ बनाना शुरू ना कर दे। अध्ययन में सरलता के आधार पर डीएनए पुनर्योजित तकनीक को अलग अलग चरणों में बांटा गया है। तो पहला है वांछित जीन अथवा डीएनए खंड को प्राप्त करना। जिन से वांछित खंड को प्राप्त करना होता है उसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज की सहायता से काट कर प्राप्त कर लिया जाता है और आरएनए से प्राप्त cDNA अथवा जीन का उपयोग भी किया जाता है। इस डीएनए को पैसेंजर डीएनए अथवा दाता डीएनए कहा जाता है। फिर है उपयोगी वाहन का चयन, सिलेक्शन ऑफ सुटेबल वेक्टर। फिर इसके लिए जो उपयोगी और आवश्यकता अनुसार जो अलग अलग आवश्यकताएं होती है उसके बाहरी जीन को ढोने के लिए मतलब एक जगह से दूसरे जगह लाने के लिए प्लाज्मिड, कॉस्मिड, फेजमिड अथवा अन्य जीवाणु भोजी डीएनए का चयन किया जाता है। कौन सा वेक्टर के रूप में कार्य करेगा, उदाहरण है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस से प्राप्त टीआई प्लाज्मिड का उपयोग केवल पौधे के लिए किया जाता है, जंतुओं के लिए नहीं। फिर है बाहरी जीन तथा वाहक को जोड़ना अथवा पुनर्योजित डीएनए प्राप्त करना। फिर जो बाहरी जीन होता है उसको वाहक के साथ जोड़ा जाता है, किसके अभिक्रिया से, तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की अभिक्रिया से। इसको एक निश्चित तापक्रम पर रखा जाता है। अगर इसका चित्र देखेंगे, इसका रेखांकित देखेंगे तो इस प्रकार का दिखाई देता है। ठीक है, फिर जब ये क्या होता है,
वेक्टर के साथ जुड़ जाता है, फिर इसको पोषक कोशिका में भेजा जाता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, रूपांतरण होता है। तो कोशिका माध्यम में क्या होता है, जो डीएनए को तो तुरंत ग्रहण नहीं करेगा, तो पोषक कोशिका के गुणसूत्र अथवा डीएनए से जुड़कर अपना अभिव्यक्तिकरण करते हैं। फिर होता है ट्रांसडक्शन, इसमें जीन अथवा डीएनए खंड का स्थानांतरण दूसरी कोशिका में जो जीवाणु भोजी होते हैं उनके माध्यम से संपन्न होता है। थर्ड है आपका वाहक रहित डीएनए या जीन स्थानांतरण। आजकल एक नई तकनीक उपयोग में लाई जा रही है जिसकी सहायता से बाहरी जीन को एक वाहक के साथ जोड़ते हैं और जुड़े हुए किसी दूसरे जैविक तंत्र की कोशिकाओं में प्रविष्ट कराते हैं। रूपांतरित पोषक कोशिकाओं की पहचान। फिर क्या होता है कि आनुवांशिकी अभियांत्रिकी में प्रयोग किए गए जो सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि जो पोषक कोशिकाएं होती है वह अपने आप को अभिव्यक्तिकरण करता है या अथवा नहीं। अगर रूपांतरित जो पोषक कोशिका होते हैं वो अपनी पहचान अगर कर लेता है तो क्या होता है, इसका उपयोग जो है, मतलब जो अभियांत्रिकी का उपयोग हम लोग किए हैं वो सही से हुआ है अथवा डीएनए पुनर्योगेज की प्रक्रिया कंप्लीट हुई है या नहीं, ये पता चल जाता है। अनेक रूपांतरित पौधे और सूक्ष्म जीवों से प्राप्त किया जाता है इस तकनीक का। उदाहरण है, मनुष्य में इंसुलिन उत्पादन करने वाले जीन को स्थिचरिचिया नामक जीवाणु द्वारा स्थानांतरित किया गया है। यह पुनर्योगित डीएनए तकनीक का अच्छा उदाहरण है। ये इंसुलिन निर्माण का चित्र है। ठीक है, ह्यूमन सेल से लेते हैं इंसुलिन जीन, फिर प्लाज्मिड से लेते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, वो टुकड़े को काटते हैं, फिर इन दोनों को जोड़ देते हैं। इन दोनों को जोड़कर क्या करते हैं, इसी चरिचिया क्लोजाई से एक मैनिपुलेशन एक उसमें जाता है और उसके बाद क्लोन प्राप्त होता है, फिर रिकॉम्बिनेट इंसुलिन प्राप्त हो जाता है। अगर पुनर्योगेज डीएनए का अगर व्यवहारिक उपयोगिता देखेंगे तो इसमें उत्कृष्ट प्रजातियों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। आनुवांशिक रोगों की जानकारी प्राप्त करने हेतु किया जाता है। जीन सीक्वेंसिंग की सहायक होता है, जीन का जो सीक्वेंस होता है उसको जमाने के लिए सहायक होता है। कई प्रकार के प्रोटीन, इंसुलिन, हार्मोन, इंटरफेरॉन, विटामिन ए, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का व्यापारिक रूप से उत्पादन करना इसी के कारण संभव हुआ है। इसकी सहायता से वैक्सीन का उत्पादन होना संभव हुआ है। उत्तम कोटि के प्रतिजैविकों का निर्माण भी इसी के माध्यम से होता है। रक्त का थक्का जमाने के लिए भी जो जीनोम का उपयोग किया जाता है वो इसी के माध्यम से होता है। डेयरी उत्पादक, अल्कोहल और पेय पदार्थ जो होते हैं उनके उत्पादन, जैव गैस उत्पादन, जैविक खादों का उत्पादन, कार्बनिक अम्ल और एंजाइमोस्टेरॉइड आदि का उत्पादन इसी के माध्यम से किया जा रहा है। पौधे में अगर आनुवांशिक रूपांतरण देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक, पौधे में अगर जो डीएनए पुनर्योगेज तकनीक जो था स्टार्टिंग में अगर देखते थे तो यह असंभव लगता था, लेकिन एग्रोबैक्टीरियम मेट्यूमेफेसियम नामक जीवाणु जो होता है वो टीआई प्लाज्मिड की खोज के बाद यह आसान एवं संभव हो गया कि जीवाणु को प्राकृतिक आनुवांशिक अभियंता भी कहा जाता है। यह जो जीवाणु होते हैं वो टमाटर, सरसों, सूरजमुखी, सोयाबीन समेत अन्य जो द्विबीजपत्री पौधे हैं उनको संक्रमण करने में सक्षम होते हैं। इन पौधों में जो कैंसर होता है जैसे कि क्राउन गॉल ट्यूमर को पैदा करता है, इस जीवाणु के अंदर पाए जाने वाले एक प्लाज्मिड पर पाए जाते हैं जिसे टीआई प्लाज्मिड कहते हैं। ये प्लाज्मिड अपना प्रभाव अनेक पौधों में दिखलाते हैं। अतः ट्यूमर उत्पन्न करने वाले जीन्स को निकालकर अथवा हटाकर टीआई प्लाज्मिड का उपयोग पादप आनुवांशिक अभियांत्रिकी में किया जा रहा है। फिर ट्यूमर पैदा करने वाले जीन्स देखेंगे तो वाहक के रूप में टीआई प्लाज्मिड का उपयोग वाहक के रूप में किया जाता है जिसमें वांछित जीन को जोड़कर लाइगेज की सहायता से बाहरी जीन को जोड़ देते हैं और उसको क्या करते हैं, कोशिकाओं में स्थानांतरित करते हैं। तो ये पोषक जो होते हैं वो ट्यूमर उत्पन्न नहीं करते हैं। इस प्रकार प्राप्त रूपांतरित पादप कोशिकाओं के संवर्धन से हम लोग जो जिस प्रकार के पौधों को प्राप्त करना चाहते हैं वो प्राप्त हो जाता है। इन पौधों को खेत अथवा गार्डन में स्थानांतरित किया जाता है। ऐसे पौधों को ट्रांसजेनिक पौधे कहते हैं। प्रतिकृति वाले जो जीव होते हैं, एग्जैक्ट कॉपी जिसको बोल सकते हैं, हम लोग जो फोटो कॉपी निकालते हैं वैसे ही होता है कि जो हम लोग जो चीज़ को पेस्ट करते हैं वो वही चीज़ निकलता है ना, वैसे ही प्रतिकृति निकलता है। वैसे ही जीवों का भी होता है, उसको क्या बोलते हैं, क्लोन। तो अगर अलैंगिक जनन के फलस्वरूप या फिर संतति जनक के क्लोन होते हैं उसको क्या बोलते हैं, क्लोन। ठीक, अगर उच्च श्रेणी में देखेंगे तो जो जनन होता है वो लैंगिक जनन ही होता है। इसमें क्या होता है, गैमेट्स का निर्माण होता है और इसके फलस्वरूप लैंगिक जनन होता है जिसका हर पीढ़ी में जीन का नया संयोग अथवा कॉम्बिनेशन से बनता है। अतः यह संतति क्लोन न होकर जनकों से बिल्कुल भिन्न होती हैं। समयुग्मजी या जुड़वा इसके अपवाद है। इनका विकास एक ही जायगोट से होता है, अतः ये आनुवांशिक रूप से एक समान होते हैं और ये जुड़वा एक दूसरे के क्लोन होते हैं। ठीक है, अगर शाब्दिक रूप से क्लोन देखेंगे तो शाब्दिक रूप से क्लोन प्राप्त करने वाली जो क्रिया होती है उसको क्लोनिंग कहते हैं।
आनुवांशिक रूप से जनकों के समान जीवित इकाइयों के उत्पादन की प्रक्रिया को क्लोनिंग कहते हैं। क्लोनिंग के प्रकार यह विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि कोशिकीय सेल क्लोनिंग, जीन क्लोनिंग, सूक्ष्म जैव क्लोनिंग, पादप क्लोनिंग तथा जंतु क्लोनिंग। अगर एक कोशिका से अनेक प्रतिकृति प्राप्त करना है तो उसको कोशिका क्लोनिंग कहते हैं, मतलब एक कोशिका से बहुत सारे जीवों का निर्माण करना अलग अलग। इसको क्या बोलते हैं, ये जो कोशिकाएं होती हैं जो नए जीवों के रूप में होती हैं, उनमें एक उस कोशिका के समान ही लक्षण पाए जाते हैं। ये गुणन प्रकृति से होती हैं। इसको विधि को क्या बोलते हैं, टोटीपोटेंसी या फिर प्लूरीपोटेंसी कहते हैं। इसके फलस्वरूप क्या होता है कि जो कोशिका होती है वो लगातार विभाजन करने लगती है, ठीक है, और विभाजन करने से क्या होता है, संपूर्ण जीव में विकसित हो जाती है। दूसरा अगर देखेंगे तो प्लूरीपोटेंसी, ये क्या होता है, ये थोड़ा अलग होता है। इसमें क्या होता है, लगातार कोशिकीय गुणन की घटना को दर्शाता है। हालांकि आजकल जंतुओं में भी क्या होता है, कोशिका कल्चर एवं टोटीपोटेंसी विकसित करने की कोशिश की जा रही है। कोशिकीय क्लोनिंग की उपयोगिता, पुनर्योगेज डीएनए जो होते हैं उनकी कोशिकाओं में बहुगुणन में, कोशिकीय उत्पाद एवं जैव रासायनिक विश्लेषण में, क्लोन कोशिकाओं पर वातावरणीय कारक के प्रभाव के अध्ययन में, पुनर्योगेज डीएनए अथवा cDNA की जीन लाइब्रेरी बनाए रखने में। क्लोनिंग का टॉपिक है आपका नेक्स्ट, जीन क्लोनिंग। जीन क्लोनिंग क्या होता है कि इसमें क्या करते हैं हम लोग, अनेक प्रतिकृति, जीन की अनेक प्रतिकृति तैयार करते हैं। प्रतिकृति का मतलब क्या होता है कि उसको कट कर करके अलग अलग प्रकार के जो जीन होते हैं उसको उसी के जैसा जीन निर्माण के लिए हम लोग प्रतिकृति तैयार करते हैं, है ना। उसको क्या करते हैं, किसी जीव के किसी खास जीन को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम की सहायता से काट कर अलग कर लेते हैं। जो जिस जीन के लक्षण के अनुरूप हमको चाहिए होता है लक्षण, तो उस जीन का क्या करते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज की सहायता से उसको काट कर अलग कर लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा इसको क्या करते हैं, शेष कोशिकीय डीएनए से पृथक कर लिया जाता है। फिर उसको क्या करते हैं, जो डीएनए होता है उससे अलग कर लेते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस की सहायता से। उसके बाद क्या होता है, बहुप्रतिलिपि तैयार करने के लिए दो उपयोग लाया जाता है। फिर उसके बाद जो देखो एक भाग काट के अलग कर लिया हम लोग, ठीक। अब उसको बहुप्रतिलिपि करना है, बहुप्रतिलिपि तैयार करना है, तो इसके लिए भी अलग अलग विधि होती है। पहला है पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया और दूसरा पहला है पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया। इसमें क्या होता है कि जीन की संख्या को क्या करते हैं, उसको बढ़ाने के लिए और सरल, ये क्या होता है, उसको बढ़ाने के लिए बहुत ही सरल अभिक्रिया। इसमें क्या कहते हैं, डीएनए की अणु जो होती है उसको डीनेचुरेशन, दोनों स्ट्रैंड को अलग हो करते हैं। पहले क्या कहते हैं, जो डीएनए का स्ट्रैंड होता है उसको अलग अलग कर लेते हैं, उसको फिर रीनेचुरेशन, दोनों पृथक स्ट्रैंड को जोड़ते हैं। क्या करते हैं, पृथक कर लेते हैं फिर उसको जोड़ते हैं। इस क्षमता का उपयोग में लाया जाता है। इसको क्या करते हैं, सबसे पहले 72 डिग्री ताप पर गर्म कर लेते हैं, और जिससे क्या होता है, डीएनए को जब 72 डिग्री ताप पर गर्म करेंगे सेंटीग्रेड ताप पर, तो उसके जो स्ट्रैंड है वो अलग अलग हो जाते हैं। इसको डीनेचुरेशन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जो दोनों स्ट्रैंड प्राप्त हो गए उसको क्या करते हैं, टेम्पलेट का कार्य करते हैं, और टैग पॉलीमरेज की उपस्थिति में डीएनए का द्विगुणन कर लेते हैं। जहाँ पे टैग पॉलीमरेज होता है उसकी उपस्थिति में क्या कर लेते हैं, डीएनए का द्विगुणन कर लेते हैं। यह जो एंजाइम होता है वो थर्मस एक्वेटिकस नामक एक थर्मोफिलिक अधिक तापक्रम पर उगने वाले जीवाणु से प्राप्त किया जाता है। जो टैग पॉलीमरेज होता है वो कहाँ से प्राप्त किया जाता है, जो अधिक तापक्रम पर उगने वाला जीवाणु होता है जिसका नाम क्या होता है, थर्मोफिलिक, वहां से प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार के डीएनए अणु अथवा जीन से दो डीएनए अणु अथवा जीन प्राप्त हो जाते हैं। क्या होता है, इस जीन से दो डीएनए अणु प्राप्त होता है और जीन प्राप्त होता है। यह क्रिया अपनी इच्छा अनुसार बार बार हम लोग दोहरा सकते हैं, जिसके फलस्वरूप एक ही जीन के असंख्य प्रतिलिपि हमको मिल जाएगी। फिर दूसरा टेक्निक है आपका डीएनए पुनर्योगेज टेक्निक। इसमें क्या होता है, इस तकनीक का वर्णन विस्तार पूर्वक पहले कर चुके हैं कि कैसे हम लोग वेक्टर में क्या करेंगे, उसको फिट करेंगे, फिर वेक्टर के माध्यम से उसको जिस जगह में उसको फिट करना है, मतलब जिस जगह में उसको पहुंचाना है वहां तक उसको ले जाएंगे, फिर वहां पे उसको जोड़ देंगे, है ना। कैसे पोषक कोशिका के अंदर प्रविष्ट कराया जाता है, वेक्टर की सहायता से पोषक कोशिका में होने वाले लगातार विभाजन के फलस्वरूप बनने वाले प्रत्येक कोशिका में जीन की प्रतिलिपि तैयार की जाती है। इस प्रकार कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि के साथ साथ जीन की संख्या में भी वृद्धि हो सकती है। अगर जीन क्लोनिंग की उपयोगिता देखेंगे तो इसकी उपयोगिता यह है कि इसमें से पौधे, जंतु और सूक्ष्म जीव जो बन रहे हैं वो हम लोग बहुत मात्रा में तैयार कर सकते हैं, और उसके बाद ट्रांसजेनिक जीव उत्पन्न कर सकते हैं। जीन लाइब्रेरी के माध्यम से किसी भी जीव के जीन क्लोन्स के
रूप में विधिवत परिरक्षित किए जा सकते हैं। इसका उपयोग जीन अभियांत्रिकी में किया जा रहा है। फिर आपका सूक्ष्म जैविक क्लोनिंग। सूक्ष्म जीवों में क्लोनिंग एक सामान्य प्रक्रिया होती है, क्योंकि उनमें अलैंगिक जनन पाया जाता है। प्रजनन कैसा होता है, उसमें अलैंगिक होता है। सूक्ष्म जीवों में निश्चित गुण वाले स्ट्रैंड का क्लोनिंग जो करते हैं हम लोग, वो कृत्रिम रूप से प्रयोगशाला में प्रायोगिक पदार्थों के लिए उपयोग में लाने जाने के लिए करते हैं। अगर उदाहरण देखेंगे तो एंटीबायोटिक्स, एंटीबॉडीज, वैक्सीन, लैक्टिक एसिड, हार्मोन आदि पदार्थ जो है उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को फर्मेंटर में रखे कर तथा कल्चर माध्यम पर कृत्रिम वातावरण में उगाया जाता है। इसको क्या करते हैं, कल्चर माध्यम में उगाते हैं, कृत्रिम वातावरण में। ठीक है, इससे कम समय में असंख्य जीव उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे लाभदायक पदार्थ प्राप्त कर सकते हैं। अगर इसकी उपयोगिता देखेंगे तो इसका उपयोग है कि प्रयोगशाला में प्रायोगिक पदार्थों के रूप में का उत्पाद का यूज करते हैं। फिर है पादप क्लोनिंग, प्लांट क्लोनिंग जिसको बोलते हैं। इसको कायिक जनन द्वारा उत्पन्न जो पौधे होते हैं उनके जनक से क्लोन प्राप्त करते हैं। इसको आजकल इसके लिए बहुत सारी कृत्रिम विधियां भी कार्य में लाई जा रही है। अगर इसके अनुसार देखेंगे तो जो कायिक वर्धन जो प्रदर्शित करते हैं उसको ट्रांसजेनिक पौधों का सूक्ष्म प्रसारण आवश्यक हो गया। इतना ही नहीं, उत्तक संवर्धन की सहायता से पौधों में सोम क्लोनल वेरिएशन भी उत्पन्न किए जाते हैं। कल्चर माध्यम पर जो उगते हैं ऐसे कैलस कोशिकाओं को महत्वपूर्ण और यौगिक जीन का स्थानांतरण करना भी आसान हो गया। फिर है एनिमल क्लोनिंग। इसमें क्या होता है, एनिमल जो क्लोनिंग होता है वो बहुत अपवाद स्वरूप होता है, जैसे कि हाइड्रा और जंतुओं के समयुग्मजी जो होते हैं जुड़वे, जिनको जंतु क्लोन के उदाहरण है। जैसे जुड़वा जो पैदा होता है उसको बोलेंगे जंतु क्लोन। क्लियर। अगर एमिडीला में देखेंगे तो एक ही जायगोट से एक बार में क्या होता है, एक जायगोट बनता है, उससे 4 से 8 टूथ के संतानें पैदा हो जाती हैं जो एक दूसरे से क्लोन होती हैं, मतलब एक जैसे के सेम टू सेम हूबहू होती हैं। ठीक, अगर देखेंगे तो इसके ऊपर भी, जंतुओं के ऊपर भी बहुत सारे प्रयोग किए गए हैं। अगर कुछ प्रयोगों को देखते हैं, जैसे कि स्तनधारी अगर भेड़ है, भेड़ का जो क्लोनिंग तैयार करते हैं तो उसको वैज्ञानिक थे विल्मट एवं सहयोगी उनके और साथ में काम करने वाले थे। एडिनबर्ग में रोजलिन संस्थान नाम की जगह में भेड़ का क्लोन तैयार किया गया। कौन सी भेड़ का, उस भेड़ का नाम था डॉली। ठीक है, इसके निर्माण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम अंड को क्या किया, केंद्रक विहीन कर दिया। जो उसका अंड था, उस अंडा जो था उसको केंद्रक विहीन कर दिया गया और उसके अंदर स्तन ग्रंथि से प्राप्त कोशिका के द्विगुणन केंद्रक को, द्विगुणित केंद्रक जो था उसको प्रविष्ट कराया गया। पहले जो केंद्रक था उस कोशिका का डॉली नाम के भेड़ को बनाने के लिए क्या किए, जो अंडा था उसके अंदर की केंद्रक को निकाल दिया गया और द्विगुणित जो केंद्रक थी उसको प्रविष्ट करा दिया गया। अब जो द्विगुणित केंद्रक वाली जो अंडा थी उसको क्या किया, कल्चर माध्यम पर रखे तो उसमें प्रारंभिक क्लीवेज मतलब दरार आना शुरू हो गया। भ्रूण को दूसरे भेड़ के गर्भाशय में स्थापित कर दिया गया। फिर वो क्लीवेज के बाद भ्रूण बना, भ्रूण को क्या किया, दूसरे गर्भ में स्थापित कर दिया। ठीक है, दूसरे के गर्भाशय में स्थापित कर दिया, जिससे क्या हुआ कि एक पूर्ण रूपेण भेड़ का निर्माण हुआ, है ना, जन्म हुआ, जिसका नाम डॉली रखा गया। डॉली की मृत्यु 2004 में अल्प आयु में ही हो गई थी। किस प्रकार किए थे देख लो, ये है मदरशिप अडर था, मदरशिप होस्ट मदरशिप। इसमें क्या किए, कोशिका लिए, कोशिका से केंद्रक अलग कर दिए, कोशिका के केंद्रक को अलग करने के बाद द्विगुणित केंद्रक डाल दिए। उसमें बाद जब उसमें क्या हुआ, दरार आना शुरू हुआ, क्लीवेज आना शुरू हुआ। प्राइमरी क्लीवेज के पश्चात जो भ्रूण बना, एम्ब्रायो जो बना, उसको एक भेड़ में स्थापित कर दिया और उससे क्या हुआ, नई संतान पैदा हुई। उसका नाम क्या रखा गया था, डॉली। फिर है बाद में आया गाय में क्लोनिंग। जापान के वैज्ञानिकों ने इस कार्य में सफलता प्राप्त की थी। गाय के गर्भाशय में जो भ्रूण पल रहा था उसको 8 कोशिकीय अवस्था में पृथक किया, मतलब जो एक भ्रूण था उसको क्या किया गया, 8 पार्ट में डिवाइड किया और उसके बाद क्या किया, उसको एंजाइम की सहायता से उसको क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। 8 पार्ट में डिवाइड करने के बाद अलग अलग कर दिया गया। फिर उनको क्या किया, कल्चर माध्यम में रख दिया। इसमें क्या हुआ, विभाजन प्रारंभ हुआ। इनसे प्राप्त जो सूक्ष्म भ्रूण थे उसको अलग अलग गायों में प्रतिस्थापित कर दिया। फिर वो जो कल्चर माध्यम में रखा, उसको सारे सुविधा अनुकूलन प्रदान करने के बाद तो क्या हुआ, 8 अलग अलग प्रकार के भ्रूण बने। तो सारे जो भ्रूण थे उनको अलग अलग गायों में स्थापित कर दिया गया और सभी भ्रूण से बच्चे प्राप्त हुए, काल्व्स प्राप्त हुए, बछड़े प्राप्त हुए। ये सभी जो है एक दूसरे के क्लोन थे। इसके साथ ही हमारा जो लेसन है
वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। आपको इसमें के सारे जो टॉपिक्स थे आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपका क्लोनिंग। क्लोनिंग में से एक दो क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, है ना। इसके साथ साथ इस लेसन में और कुछ कुछ सिद्धांत है, जैसे कि क्लोन, है ना, क्लोन क्या होते हैं उसको पढ़ लेंगे। अलैंगिक जनन से उत्पन्न जीव या पादप जो कि आकारिकी और आनुवांशिकी संगठन में समान होते हैं। PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, वह तकनीक जिसके द्वारा DNA की बहुत सी प्रतिलिपियां तैयार की जाती है। काइमेरिक जैव अभिकर्मक, यूम्यूलिन पुनर्योगज DNA तकनीक द्वारा निर्मित प्रथम हार्मोन जो था। जैव अभिकर्मक तो सूक्ष्म जीवों का संवर्धन करने के लिए उपयोगी यंत्र होता है जैव अभिकर्मक। फिर है काइमेरिक DNA, पुनर्योगज वेक्टर प्लाज्मिड, जिसमें वांछित जीन को समावेशित किया जाता है। जो वांछित जीन होता है उसको समावेशित किया जाता है, उसको cDNA या फिर वेक्टर कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं, ठीक है। ये सारे जो सिद्धांत है इसमें से इंपॉर्टेंट है और क्लोन से आपको अच्छे से अच्छा पढ़ना होगा, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। इसके साथ ही हमारा ये वाला लेसन यहीं पे कंप्लीट होता है। सीजी शिक्षा में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।